नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी चंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का जो पहला सेक्शन है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान, उसका पहला टॉपिक ओरिजिन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में किन भूगोलवेत्ताओं ने कौन कौन से अपनी परिकल्पनाएं दी हैं, तो हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। चलिए, इसके साथ अगली जानकारी हम आपको पहले दे दें कि हमारी संस्था में चंद्रा क्लासेस में एलटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच चल रहे हैं और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नए बैच शुरू किए गए हैं। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो छात्र प्रयागराज में रहते हैं वो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो छात्र प्रयागराज में नहीं हैं या दूर हैं या प्रयागराज नहीं आ सकते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्स को ले सकते हैं और उसके लिए आप डिटेल जानकारी जो है वो जो फ़ोन नंबर है उस पर आप फ़ोन करके ऑफिस में पता कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं पहला टॉपिक आज का, ये माने भूआकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी के पहला टॉपिक ओरिजिन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कई भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं, अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो इस क्रम में दो तरह की परिकल्पनाएं सामने आती हैं। पहली परिकल्पना कही जाती है अद्वैतवादी परिकल्पना यानी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, और दूसरे तरह की परिकल्पना है द्वैतवादी परिकल्पना यानी डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो जो पहला प्रकार है यानी इसके दो पार्ट होंगे। पहला भाग परिकल्पना का पहला प्रकार का मत, इसको हम कहते हैं अद्वैतवादी परिकल्पनाएं। अद्वैतवादी परिकल्पना या इंग्लिश में मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। और दूसरे तरह की परिकल्पना कहलाती है द्वैतवादी परिकल्पना। द्वैतवादी परिकल्पना या डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। जो अद्वैतवादी परिकल्पना है इसका अर्थ है कि वे परिकल्पनाएं जिनमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में एक तारे का योग माना गया है, एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट या अद्वैतवादी परिकल्पना का अर्थ है कि वे परिकल्पनाएं जिसमें ये माना गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। एक बात और है, पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना या सौरमंडल की उत्पत्ति की परिकल्पना एक ही बात है, क्योंकि जिस विधा से सौरमंडल का निर्माण हुआ पृथ्वी उसी का भाग है, तो दोनों एक ही बात मानी जाती। चाहे ये कहा जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना या सौरमंडल की उत्पत्ति की परिकल्पना, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट या द्वैतवादी परिकल्पना का तात्पर्य क्या है कि वे परिकल्पनाएं जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति एक से अधिक तारों के द्वारा मानी गई है, एक से अधिक तारों द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति। तो ये क्या हुआ हमारा पहला कि अद्वैतवादी परिकल्पना और द्वैतवादी परिकल्पना।
अब हम लोग देखेंगे कि अद्वैतवादी परिकल्पनाएं के समर्थक कौन कौन थे और उन्होंने अपनी क्या क्या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। तो अद्वैतवादी परिकल्पनाओं में दो भूगोलवेत्ताओं ने मत दिए। पहले थे इमैनुअल कांट, जिन्होंने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना दी थी, और दूसरे थे लाप्लास, जिन्होंने अपनी निहारिका परिकल्पना दी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमैनुअल कांट की गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट, यानी इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, यानी इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। तो इन्होंने अपनी जो परिकल्पना दी वो कैसे है कि इमैनुअल कांट ने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1755 ईस्वी में किया। 1755 ईस्वी में इन्होंने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, और इस परिकल्पना में वायव्य राशि परिकल्पना में इन्होंने कुछ अपनी कल्पित परिकल्पनाएं की, और इसमें इन्होंने भौतिक शास्त्र के गुरुत्वाकर्षण नियम का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने भौतिक शास्त्र और गणित के जो सिद्धांत हैं उसकी गलत ढंग से व्याख्या की, और इसलिए बाद में आगे चलकर परिकल्पना एकदम खारिज कर दी गई थी। हालांकि कुछ समय तक इसका महत्व रहा, लेकिन ये परिकल्पनाएं बहुत अधिक दोषों से भरी हुई है। लेकिन चूंकि एक बात कही जाती है कि अगर इन लोगों ने अपनी परिकल्पनाएं ना दी होती तो भूगोल का आगे विकास ही इतना नहीं हुआ होता। तो इन परिकल्पनाओं का अपना महत्व तो है ही। तो इमैनुअल कांट ने बताया कि इन्होंने कहा कि प्रारंभ में क्या था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या था, कुछ आद्य पदार्थ बिखरा पड़ा था। आद्य पदार्थ यानी प्रीमॉर्डियल एटम ऐसे बिखरा पड़ा था। आद्य पदार्थ या प्रीमॉर्डियल मैटर ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ बिखरा पड़ा था। और ये आद्य पदार्थ कैसा था? एक तो क्या था, शीतल माने ठंडा, कठोर और गतिहीन। शीतल, कठोर और गतिहीन था। माने पूरा का पूरा जो पदार्थ था इसमें कोई मोशन नहीं था, कोई गति नहीं थी। आद्य पदार्थ बिखरा पड़ा था, बहुत ही कठोर था, ठंडा था और इसमें कोई गति नहीं थी। तो कांट आगे कहते हैं कि आगे चलकर क्या हुआ कि इससे कणों में जो ये पदार्थ बिखरा पड़ा है इसमें आपसी टक्कर होने लगी। कणों में क्या हुई? आपसी टक्कर। और इस आपसी टक्कर का परिणाम क्या हुआ? इस आपसी टक्कर का परिणाम क्या हुआ कि टकराने के कारण इन कणों में ताप माने ऊष्मा का जनन हुआ और गति मोशन का आविर्भाव हुआ, यानी घूर्णन गति का आविर्भाव हुआ। तो इन्होंने कहा कि आपसी टक्कर के कारण ताप व
गति का आविर्भाव। गति का आविर्भाव हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ कि लगातार ये कण आपस में टकराते चले गए। ये सब कांट कह रहे हैं। कांट के अनुसार क्या है कि लगातार कण आपस में टकराते गए। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। आपस में जब टकराते गए तो इसमें क्या हुआ? ऊष्मा का जनन हुआ, यानी तापमान बढ़ा, और उसके बाद उसमें गति का आविर्भाव हुआ। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया आगे, कण आपस में आके टकरा के इकट्ठे होने लगे और उसकी गति यानी घूर्णन गति का जनरेशन हुआ, घूर्णन गति का आविर्भाव हुआ। तो इन्होंने क्या कहा कि इसका परिणाम क्या हुआ कि शीतल, कठोर और गतिहीन पदार्थ एक तप्त और गतिशील निहारिका में कन्वर्ट हो गया। तप्त व गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गया। क्या बताया इन्होंने कि ये शीतल, कठोर और गतिहीन पदार्थ जो है वो तप्त गतिशील निहारिका में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, निहारिका का तापमान और ज़्यादा बढ़ता गया और उसकी घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन उसका निरंतर बढ़ता चला गया। आगे क्या कहते हैं, इसका परिणाम इन्होंने क्या बताया? इन्होंने आगे क्या कहा कि जब ये तप्त और गतिशील निहारिका और समय आगे बढ़ता गया तो इसकी घूर्णन गति बढ़ती गई। घूर्णन गति बढ़ने के कारण इन्होंने क्या कहा कि इसमें से एक छल्ला बाहर निकल गया। सबसे पहले क्या हुआ? घूर्णन गति। इन्होंने एक चीज़ और कही निरंतर की, उसमें क्या कहा, जहाँ से लाइन ही गलत हो गई थी कि इन्होंने कहा कि जैसे जैसे निहारिका का आकार बढ़ता गया उसकी घूर्णन गति बढ़ती गई। यहीं पर गलत था। यहीं पे इन्होंने चीज़ों की गलत ढंग से व्याख्या की। क्या कहा उन्होंने कि जैसे जैसे निहारिका का आकार बढ़ता चला गया उसकी घूर्णन गति बढ़ती चली गई। निहारिका का आकार बढ़ता गया और इन्होंने बताया कि इसका परिणाम क्या हुआ कि घूर्णन गति बढ़ती गई। यहीं पर इन्होंने भौतिक शास्त्र के नियमों की गलत व्याख्या कर दी। अगर किसी निहारिका का आकार बढ़ता जाएगा तो उसकी घूर्णन गति बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। यहीं से चीज़ें गलत हो गई कि अगर किसी कोई निहारिका है उसका आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है तो उसका स्पीड ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन गति घटेगी ना कि बढ़ेगी। तो इन्होंने उसके उल्टे ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन दे दिया कि निहारिका का आकार बढ़ता गया इसलिए घूर्णन गति बढ़ती गई। तो निहारिका का अगर आकार बढ़ेगा तो घूर्णन गति घटेगी और निहारिका का आकार अगर घटेगा तब घूर्णन गति बढ़ेगी। तो अगली चीज़ इन्होंने क्या कहा, गलत व्याख्या तो कर ही दी इसकी। इन्होंने क्या कहा कि घूर्णन गति बढ़ती गई और जब घूर्णन गति बढ़ती गई, अगर ये निहारिका है इसकी घूर्णन गति बढ़ती जा रही है, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि इसका केंद्रापसारी बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल बढ़ता चला गया। अगर किसी पिंड की का स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ता जाए यानी घूर्णन गति बढ़ती जाए तो क्या होगा, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी केंद्रापसारी बल बढ़ता जाएगा। तो वही बात इन्होंने फिर आगे कही कि केंद्रापसारी बल निहारिका का केंद्रापसारी बल बढ़ता गया। निहारिका का केंद्रापसारी बल बढ़ता गया और केंद्रापसारी बल बढ़ने का परिणाम क्या हुआ कि जब केंद्रापसारी बल बढ़ता गया तो ये गैसियस फॉर्म में तो थी निहारिका, उसमें से क्या हुआ, बाहर का हिस्सा जो केंद्रीय भाग का था वो इसके साथ चल ना सका, उसमें से एक छल्ला बाहर निकल आया। क्या हुआ, एक छल्ला बाहर निकला। उस निहारिका के बीच के भाग में से एक छल्ला जो पदार्थ वाला भाग था वो बाहर निकल आया। और कांट आगे कहते हैं कि इसी चीज की पुनरावृत्ति 9 बार हुई। इसी की पुनरावृत्ति होने से 9 छल्ले इसमें से बाहर आए।
क्या कहा उन्होंने, पुनरावृत्ति से, इसी चीज की पुनरावृत्ति से क्या हुआ, 9 छल्ले बाहर। नौ छल्ले बाहर निकले। और फिर उन्होंने क्या बताया कि जो 9 छल्ले बाहर निकले, फिर निहारिका का जो अवशिष्ट भाग था वो क्या बन गया, सूर्य। निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बना, तथा 9 छल्ले ठोस होकर ग्रह बने। क्या बताया इन्होंने, कांट ने, कि जो 9 छल्ले बाहर निकले, जैसे मान लीजिए कि ये निहारिका है, तो इस निहारिका में से पहले एक छल्ला बाहर आया, फिर इसी की पुनरावृत्ति से 9 छल्ले बाहर आए, तो वो 9 छल्ले अपनी अपनी जगह सेट हो गए, पहला छल्ला, दूसरा, तीसरा करके 9 छल्ले। ये 9 छल्ले ग्रह बन गए और अवशिष्ट भाग जो था निहारिका का वो सूर्य बन गया। तो इस तरह से 9 छल्ले 9 ग्रह बन के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। तो इस तरह से कांट ने बताया कि निहारिका का अवशिष्ट भाग क्या बना, सन या सूर्य, और जो 9 छल्ले थे वो 9 ग्रह के रूप में ऐसे बन के और इसका सूर्य की परिक्रमा करने लगे। तो ये थी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। इस वायव्य राशि परिकल्पना में कई दोष हैं, इसलिए इनकी वायव्य राशि परिकल्पना की आलोचना होती है। सबसे पहली आलोचना तो ये है, पहली आलोचना क्या है इनकी, सबसे पहली आलोचना क्या है कि कणों की आपसी टक्कर से ताप और भ्रमण गति का आविर्भाव नहीं हो सकता। कणों की आपसी टक्कर से कणों की आपसी टक्कर से ताप व भ्रमण गति यानी घूर्णन गति का आविर्भाव नहीं हो सकता। पहली आलोचना ये की जाती, जो बिल्कुल मूल बात है, कि कणों की आपसी टक्कर से ऊष्मा का जनरेशन और नहीं हो सकता, और रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति का आविर्भाव बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी आलोचना यह है कि निहारिका का आकार बढ़ने से उसकी घूर्णन गति घटेगी, ना कि बढ़ेगी। निहारिका का आकार बढ़ने पर घूर्णन गति घटेगी, ना कि बढ़ेगी। माने बढ़ नहीं सकती। दूसरी आलोचना यह है कि अगर निहारिका का आकार बढ़ता जाएगा तो घूर्णन गति घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तीसरी आलोचना ये होती है कि उसमें से 9 छल्ले ही क्यों निकले, कम या ज़्यादा छल्ले क्यों नहीं निकले। तो तीसरी आलोचना क्या करी जाती है कि 9 छल्ले ही क्यों निकले। नौ छल्ले ही क्यों निकले। तो इस तरह से कांट की ये वायव्य राशि परिकल्पना थी और इसमें बहुत दोष थे, लेकिन इस परिकल्पना का अपने आप में महत्व इसलिए है कि अगर कांट ने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना नहीं दी होती तो आगे चल के लाप्लास महोदय ने या अन्य जो भूगोलवेत्ताओं ने अपनी परिकल्पनाएं दी हैं, वो परिकल्पनाएं फिर अस्तित्व में नहीं आ पाती। ठीक है, तो ये अद्वैतवादी परिकल्पना का पहली परिकल्पना थी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। तो अगली क्लास में हम लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
नहीं वो वाला है, क्या नाम है, जो इंटरनेट का हैंडिंग चार्ज रहता है। हाँ वो सब में ऐड हो गया। जैसे कि अपने लोगों में होता था ना, तो वो ज़्यादा कट जाता था। अब बच्चे जब देंगे तो बच्चों से कटेगा। जैसे बच्चों में से 74 रुपये, जिसका जैसा प्राइस है ना 3%, वो बच्चों में से कटता जाएगा। हाँ, चलिए ठीक है, उसको फिर सबको ऑन कराना पड़ेगा। अच्छा, अभी क्या है ना, एक रिटर्न वाले में था ना, क्लास प्लस बात सर आप करेंगे ना, तो बच्चे ये रिटर्न वाले में जैसे किए हैं ना, कहीं वो पूरा मांगेंगे। पूरा मांगते आपका ये पैसा आपसे आपका चला जाएगा। चलिए ठीक है, इसको करा देते हैं, इसको वो कम कर, वो क्या ऑफ कर देते।